अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू द डिजिटल नेशन पाकिस्तान पॉडकास्ट। मैं हूं सना, आपकी होस्ट। एक स्पेस जो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इवन गवर्नेंस रिफॉर्म्स और एंटरप्रेन्योरशिप मुल्क का मुस्तकबिल बदल रहे हैं। और आज का टॉपिक है भी बहुत इंटरेस्टिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे स्टार्टअप्स, जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं, आर एक्चुअली गोइंग अप टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, स्केलिंग अप एंड रिकग्निशन हासिल कर रहे हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ नर्चरिंग द राइट काइंड ऑफ टैलेंट एंड गिविंग द राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, helping secure the right kind of investments is actually supporting our startups to move on from the chai dhaba stage onto the global platforms. और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एक्चुअली वर्किंग एट द कोर ऑफ द पाकिस्तानी स्टार्टअप्स। हमारे साथ हैं बिलाल अब्बासी साहब। ही इज़ द GM प्रोजेक्ट्स एट द इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। एंड इग्नाइट कैसे NRCs के थ्रू एंड इवन प्रोजेक्ट्स लाइक द पाकिस्तान स्टार्टअप फंड एंड डीप इस पूरे इकोसिस्टम को फ्लरिश करना चाह रहा है कि हम डोमेस्टिक रिकग्निशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। सर, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है स्टार्टअप्स में, बिजनेसेस में और इवन एंटरप्रेन्योरशिप में। सो फॉर एक नॉन टेक्निकल पर्सन थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें प्लीज़। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ काफ़ी अरसे से कनेक्टेड हूँ और ये सवाल मेरे लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था कि कैसे डिफरेंशिएट ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड ओवर द इयर्स मैंने ये चीज़ लर्न की है कि जो बिजनेसेस आपके रेगुलर चल रहे होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं, कंटिन्यूटी होती है एक सिंपल जो कि वो काम कर रहे होते हैं और जिसके अंदर स्केल अप करने का पोटेंशियल यूजुअली बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कोई किराना स्टोर है, जैसे कोई दुकान है। लेकिन व्हेन यू कम टू द एंटरप्रेन्योरशिप में यूजुअली माइंडसेट्स स्केल अप करने के होते हैं, उसके अंदर इनोवेशन के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और कोर जो उसकी होती है, आई वुड से इट्स ऑलवेज इनोवेशन एंड समथिंग न्यू। एंड व्हेन यू कम टू द स्टार्टअप्स में हिंट ऑफ इनोवेशन एक मस्ट है। फ्रॉम द डे वन उनका माइंडसेट जो होता है वो ग्लोबल होना चाहिए और होता है। जहाँ पर नहीं होता वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। एंड वन की थिंग जो कि उनके अंदर लाजमी मौजूद होती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी जो है वो उनके अंदर इनबिल्ट होती है। सो व्हेन यू आस्क मी कि इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो मैं किसी अगर मिसाल से इसको बताना चाहूँगा तो आई वुड से कि एक अगर आपकी दुकान है जहाँ पर ग्राहक आ रहा है और सप्लाई आपको एक माल हो रहा है दुकान पर जाकर, तो उस दुकान को बड़ा करना, उसको स्केल अप करना एक और उसको मुख्तलिफ शहरों में फैलाना, इट्स अ चैलेंज। सो इस चीज़ को अगर एड्रेस आपने करना है तो फिर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आता है जिसमें एक स्टार्टअप किक इन करता है और वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना देता है जहाँ वो बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करता है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू और फिर उसको वो स्केल करता जाता है। बहुत से बायर्स और सेलर्स को वो सिस्टम का हिस्सा बनाता है यूजिंग टेक्नोलॉजी और वो इनोवेट करता है पूरे प्रोसेस को। सो दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन इट कि इन सब के दरमियान ये एक बेसिक फ़र्क मौजूद है। सर, मैं एक ज़िक्र करूँगी समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज़ वेल, क्योंकि मैंने भी अपने दोस्तों के साथ रात को चाय ढाबास पे 12-12, 1-1, 2-2 बजे बैठ के बहुत लंबी डिस्कशंस की हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम ऐसे इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दोज चाय ढाबास डिस्कशन कंक्लूड ओवर अ कप ऑफ चाय। हाउ डू यू थिंक कि हम चाय ढाबा से उस आइडियाज़ को निकाल कर, मतलब हाउ डू वी फ्लरिश दीज चाय ढाबा आइडियाज़? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग भी चाय ढाबा पे बैठ के बहुत लंबी आई वुड से सम टाइम के बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की जो यूथ है, दे वेरी टैलेंटेड। असल चीज़ ये होती है कि एक आइडिया के जनरेट करना। सो हम चाय ढाबा के ऊपर जब आप दोस्तों में बैठते हैं तो एक दोस्त उठकर कहता है कि यार हमें ये वाला बिज़नेस करना चाहिए, कि बड़ी सारे दोस्त उसके पीछे लग जाते हैं और जो ही चाय ख़त्म होती है आइडिया भी वहीं वो ख़त्म खत्म हो होता है। जाता। सो हमें यहाँ से आगे अगर हमने एक निकलना है तो
सबसे पहली तो ये चीज़ है कि एक्शन ओरिएंटेड हमारी बहुत सी अप्रोच नहीं होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक आइडिया के ऊपर बात की, तो यूजुअली जब आप किसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको ना बहुत से बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी होता है। यानी आज आप अपने घर से निकल के अपने दफ्तर तक गए हैं तो यू हैव डन प्रॉब्ली टेंस ऑफ थिंग्स। आप रोड के ऊपर आए हैं, देयर आर सो मेनी रोड प्रॉब्लम्स जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। आपने कोई टोल टैक्स दिया, उसके इश्यूज हैं। आपने रास्ते में जाते हुए कोई चीज़ खरीदी ना, दीज ऑल आर द थिंग्स जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और समटाइम्स उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, समटाइम उनके अंदर गुंजाइश होती है इसको इम्प्रूव करने की। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ये आइडियाज़ की फरवानी तो बहुत स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उस आइडिया को कंसोलिडेट करना है। उस कंसोलिडेशन के बाद आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। अच्छा, काम करने के हवाले से आपके पास बहुत सी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि एक आइडिया आ गया, अब उसके बिजनेस प्लान्स, उसके मार्केटिंग प्लान्स, लीगल प्लान्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत बाद में आती हैं। आपने उसको किसी प्रोडक्ट में या सर्विस में कन्वर्ट करने के लिए कोई अपना एक्शन प्लान सबसे पहले बनाना है। तो हमारे जो चाय ढाबा के आइडियाज़ हैं, somebody has to lead it। किसी न किसी एक का पैशन वो होना चाहिए कि वो अपने पैशन को। दूसरा एक और बड़ी चीज़ है हमारी सोसाइटी के पास से बैरियर्स हैं। अगर आप यूएस में देखें, मेरे ख्याल से रफली 60% ऑफ द पीपल जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ट्रू। पाकिस्तान में इट्स लेस देन 1%। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि उन लोगों का बिजनेस के माइंडसेट्स मौजूद हैं। फिर हमारी सोसाइटी जो है वो तो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है उन लोगों को जो कि अपने इन वाइल्ड आइडियाज़ को किसी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें, तो सपोर्टिव नहीं होती है। सो लेकिन स्टार्टअप बाय नेचर ना, या वो फाउंडर्स जो कि अपने उस चाय ढाबा आइडिया को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस में, बाय नेचर वो हसलर्स होते हैं। तो आपको हसल करना पड़ेगा। प्रॉब्ली यू हैव टू मीट डजन्स ऑफ पीपल अपने उस आइडिया की मैच्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, या ये आइडिया सेल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सो कंटिन्यूटी उस आइडिया के पीछे लगे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यू नीड टू बी हंगरी फॉर। अगर आप हंगरी नहीं हैं, आई थिंक कि उसको आगे निकलना, उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इग्नाइट के थ्रू ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है जहाँ पर वो अपने इन आइडियाज़ को कोई अमली जामा पहना सकें और एक कोशिश कर सकें कि वो इन आइडियाज़ के ऊपर काम करते हुए कोई कमर्शलाइजेबल प्रोडक्ट बना सकें और फिर उसके बाद वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हुकूमत का हाथ बता सकें। सर, अब थोड़े बिल्कुल इंडस्ट्री स्पेसिफिक की तरफ अगर हम आएँ, व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ ये जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और लेट्स से अगर हम बहुत ज़्यादा दूर की बात ना करें, हम बात करें कि इन द पास्ट 1 year व्हाट हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, द अचीवमेंट्स दैट हैज़ रियली एक्साइटेड यू? सो आई थिंक कि अगर आप ओवरऑल बात करें तो देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना आपको इकोसिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करना है, यानी लोगों के माइंडसेट के ऊपर बहुत सा काम करने की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत थी। अभी आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही नेशन स्टेज के ऊपर है। हम क्लेम तो करते हैं कि 2010-12 से हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर काम किया, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत सा हो रहा था। लेकिन आई वुड से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हेन स्टेप्ड इन, और उन्होंने जब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया थ्रू NIC प्रोग्राम्स, दैट्स व्हेन आप समझे कि स्टार्टअप्स को ना एक छत मिली है। और उस छत में उनको प्रोवाइड जो फैसिलिटीज़ की जा रही हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर का एक इस वक्त विजन है
जिसमें वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो जब आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो विद एडवेंट ऑफ एआई आपकी सर्विसेज सेक्टर ने बहुत अभी नीचे चले जाना है और ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाना है। तो वो लोग सर्वाइव या सस्टेन करेंगे जिनके पास प्रोडक्ट्स आ जिसमें प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, प्रोडक्ट्स ये स्टार्टअप्स बनाएंगे और फिर आपने इनको सपोर्ट करना है और इनको ग्रो करवाना है। पिछले कुछ अरसे में आपने 1 साल की बात की और उस 1 साल की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुई, जिससे एक सपोर्ट इकोसिस्टम डेवलप हुआ और डाउन द रोड आई सी कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। इग्नाइट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने 8 इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा। इन सब के अंदर ये इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए और यहाँ पर हर तरह के स्टार्टअप यानी सेक्टर एग्नोस्टिक आपके पास स्टार्टअप्स आते हैं, इंक्यूबेट होते हैं और वहाँ से बहुत ही अमेजिंग किस्म की स्टोरीज निकली। बाइकिया जैसे एक स्टार्टअप है। बाइकिया इज अ ग्रेजुएट ऑफ NIC कराची। ठीक है। सो MyTM है एंड आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ MyTM के when for the first time we were taking them to GITEX, तो they didn't have much money to even go to GITEX क्योंकि हम लोग reimburse करते थे पैसे। So and we kind of pushed that person Zain को कि आप जाएं और किसी तरीके से इसका हिस्सा बन जाएं। So he managed, he went there और वहाँ पे सुपरनोवा चैलेंज वो जीते दुबई में GITEX के ऊपर। he won $150,000 over there और उसके कुछ ही अरसे बाद ही गॉट द लीड्स फ्रॉम देयर और उनकी $7 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिक्योर की। नाउ द टाइप ऑफ स्टार्टअप्स मैंने पहले जैसे कहा ना कि पाकिस्तानी हैव ब्रिलियंट माइंड्स, तो जिस किस्म के आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, इवन इफ यू गो टू कोयटा अमेजिंग आइडियाज़ वहाँ से जनरेट होते हैं। तो ये जो उनको एक रूफ प्रोवाइड की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पर ना उनको जैसे नशोनुमा की जाती है, हम इंक्यूबेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, बच्चे को जैसे नशोनुमा की जाती है इसी तरह बिजनेसेस की नशोनुमा की जाती है इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के ऊपर। अच्छा, इस नशोनुमा में उनके MVPs को भी फाइनल कराया जाता है। MVPs के बाद उनको इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट भी करवाया जाता है, उनके बिजनेस प्लान बनवाए जाते हैं, उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, साथ में उनके मार्केटिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज़ ये सारे NICs ना कोलैबोरेशन हब्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास डोनर्स भी आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एकेडेमिया के लोग आते हैं, सोसाइटी के हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो इन स्टार्टअप्स को जो यहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं उनको एक मौका मिलता है टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम। तो चाहे वो बिजनेस उनको फर्दर मिल रहा हो तो रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाते हैं। असल चीज़ ये होती है कि आप स्टार्टअप को कितनी देर तक सस्टेन करवा अलाइव रख सकते हैं। अगर आप उसके वर्ड स्पैन बढ़ा देते हैं तो स्टार्टअप्स के फिर सर्वाइवल रेट्स बहुत बेहतर हो जाता है। सो हम ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से उनके अंदर वो जो नशोनुमा वाला है और वो जो इंक्यूबेशन प्रॉपर है वो उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो ज़िंदा रह सकें। तो एक जब सर्टेन लेवल तक उनको हम ले जाते हैं वहाँ पे फिर देन वी लीव देम फॉर द मार्केट। हम उनको इट्स जस्ट लाइक हम उनको समंदर में फेंक देते हैं। बेसिकली आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हो जाते हैं कि वो जाएं और जाकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें। सो मेनी स्टार्टअप्स आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो कि यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती है। लास्ट कुछ अरसे में जो हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ की है, आई वुड से कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी तो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। आप एक मोबाइल फ़ोन देकर घर पहुंचते हैं तो आपको घर पहुंचे आप और पता चला कि मार्केट में एक और नया मोबाइल वर्जन आ चुका हुआ है। सो दिस इज़ द स्पीड जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी बदल रही है। और AI के बाद से तो अब रोज़ाना भी गेट टू नो के क्या क्या
नई चीज़ें हो पा कोई ना कोई नई एप्लीकेशन आ जाती है। एब्सोल्युटली। सो उस चीज़ को देखते हुए ना हमने जो पिछले कुछ अरसे में किया कि हमने अपने एनआईसीज़ की थोड़ी सी डायरेक्शंस चेंज की हैं। ठीक है। तो हमने इस्लामाबाद को कहा है, एनआईसी इस्लामाबाद को, कि आपने ना हेल्थ टेक और डीप टेक के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। हमने एनआईसी लाहौर से कहा कि आपका काम है एआई, ब्लॉकचेन और क्लीन टेक, क्लाइमेट टेक के ऊपर आपने काम करना है। हमने एनआईसी कराची से कहा है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक के ऊपर आपने काम करना है। हम गेमिंग और एनिमेशन की तरफ चले गए, हम वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो की तरफ चले गए, हमने एआई के कंपटीशन स्टार्ट करवा लिए। तो अब हम बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, और हम अगर एम्ब्रेस करते हैं तो हम उसके हवाले से व्हेन वी से हम, विच मींस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका ये मतलब है कि हम वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर द सोसाइटी कि वो इस तरफ आएँ और उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। सो हुकूमत पाकिस्तान ने, एंड आई गिव क्रेडिट टू द मिनिस्टर शहज़ा फातिमा, कि उनका बहुत ज़्यादा फोकस है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। और हर नए प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे वो क्लाउड क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो एआई के ऊपर काम किया जा रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया जा रहा है, एआई पॉलिसी की तरफ काम किया जा रहा है, उनका फोकस इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और हम स्टार्टअप्स को भी बेसिकली उसी की तरफ लेकर जा रहे हैं सर। वेरी एक बहुत ही फ्लरिशिंग इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की अबाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, बट कुछ हार्ड चीज़ें भी हैं अबाउट दिस सिस्टम, विच इज़ दैट कि ग्लोबली हमने नोटिस किया है, एंड देयर बीन अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स के जो वेंचर कैपिटल्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़ी ड्राई डाउन हुई हैं, थोड़ी सी डाइल्यूट हुई हैं। सो वेयर डू यू सी कि हमारा पाकिस्तानी इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ वीसीज एंड इवन गेटिंग और सिक्योरिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर स्टैंडिंग है? अगर आपसे, और मैं ये कहूँ कि अगर आप कोई 10 सेकंड की एडवाइस देना चाहें फॉर स्टार्टअप्स हु आर एक्चुअली हसलिंग एट द मोमेंट, सो व्हाट वुड दैट बी? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, ये बीसी कल्चर है, बीसी कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं है। आई वोंट से कि इट डजंट एग्जिस्ट, वी हैव सम वेरी अमेजिंग नेम्स। फैसल आफ्ताब हैं, राबेल हैं, साई वेंचर्स हैं, i2i है। So all of these people are doing amazing work. But is it enough? So दो चीज़ें होती हैं इसमें इम्पोर्टेंट। अगर आपने पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है, तो पहली तो ये चीज़ देखनी है कि क्या ग्लोबल ट्रेंड भी ऐसा ही है। अभी अगर आप ग्लोबल ट्रेंड को देखेंगे इन्वेस्टमेंट का स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो इट हैज़ ड्रॉप्ड मैसिवली, और इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर किया है। लेकिन फिर भी बाहर के मुल्कों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रहे? सो आवर हाईएस्ट वाज $374 मिलियन 2022 में, आई बिलीव। और उसके बाद से हम लोग नीचे ही जाए जा रहे हैं, और हमारे नीचे जाने का एक बेसिक पर्पस था कि ग्लोबल एक रिसेशन था और स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में। लेकिन इसको टैकल करने के भी बहुत से तरीके हैं। सो तो पहली जो चीज़ है वो ये थी कि आपने लोकल इन्वेस्टर्स कल्टीवेट करने हैं। मैं अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ ना, तो मैं पहले पूछूंगा कि लोकल इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारी अभी तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, 90% तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो लोकल तो करते ही नहीं है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने लोकल इन्वेस्टर्स कल्टीवेट करना है। सो व्हाट वी डिड कि हमने तमाम एनआईसीज़ में इन्वेस्टर एजुकेशन वर्कशॉप्स मैंडेटरी की कि उन्होंने इन्वेस्टर्स कल्टीवेट करें। लेकिन दूसरी एक और भी चीज़ है, लाजमी नहीं है कि हर स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। और अब हम बहुत ज़्यादा इंकरेज भी नहीं करते स्टार्टअप्स को कि वो आने वाले इन्वेस्टमेंट्स रेज करें। देखिए, 3 तरह के आपने फंडिंग्स स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। ग्रांट्स होती हैं, एंड आई डोंट थिंक कि ग्रांट्स की तरफ स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। असल चीज़ है कि आप रेवेन्यू जनरेशन की तरफ फोकस करें। आप जब रेवेन्यू जनरेशन करेंगे तो इवेंचुअली आप खुद से
इन्वेस्टर्स की नज़र में आएंगे और इन्वेस्टर्स आप में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रू। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च किए हैं जहाँ पर हम फंडिंग देते हैं। सो हमारा एक्सेलरेशन प्रोग्राम है जिसमें हम तकरीबन 5 मिलियन रुपीस तक की फंडिंग देते हैं, जो कि एक आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा किक ऑफ उनको दे रहे हैं। बट देन एक और प्रोग्राम पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के नाम से लॉन्च किया गया, और उसमें हम ये कहते हैं कि अगर इफ़ यू आर इन एनी इन्वेस्टमेंट राउंड जिसमें किसी वीसी ने या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आपके अंदर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं या कर रहा है, तो हम उसका 30% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इफ यू रेजिंग $1 मिलियन तो हम उसके $300,000 आपको दे देंगे। वी वॉन्ट टेक अ बोर्ड सीट, हम आपको एक्विटी फ्री मनी दे रहे हैं। अच्छा। और बेसिकली इट्स अ सपोर्ट टू द वीसी कल्चर एंड ऑल्सो इट इज़ अ सपोर्ट टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप एज वेल। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमने साथ साथ लॉन्च किए। माई एडवाइस टू द स्टार्टअप वुड बी कि when you are building your MVPs तो आप फोकस ज़्यादा करें रेवेन्यू की साइड के ऊपर। इन्वेस्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, बट अगर आप और स्टार्ट में ही इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी वैल्यूएशन के बहुत से चैलेंजेस आपको आएंगे। आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अपनी बहुत सी एक्विटी डाइल्यूट कर रहे होंगे। सो आई थिंक स्टार्टअप्स शुड फोकस ऑन देयर रेवेन्यू साइड मोर। बिल्कुल सर, हम जब किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने की या सस्टेन करने की बात कर रहे होते हैं तो पॉलिसी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो how would you explain कि currently are the policies very supportive, there is a need or room for more policies to facilitate the ecosystem? किस तरह? अच्छा, आई थिंक किसी भी हुकूमत का दुनिया में अगर आप देख लें तो प्रोजेक्ट के साथ जो मेजर काम होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग होता है। और पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि फैसिलिटेटर हों, हंट ना कर रही हों किसी को। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज़ होती थी, सिटीजन सेंट्रिक या बिजनेस सेंट्रिक पॉलिसीज़ यूजुअली इतनी नहीं बनती होती थी। बट दिस टाइम अराउंड आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो बड़ी बिजनेस सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज़ अब बन रही हैं। और उसकी एक वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो अब कोई भी पॉलिसी बनाती है तो स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट के बगैर पॉलिसी बनाती है। तो इस वजह से आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा, चाहे आप एआई पॉलिसी देखें, चाहे आप क्लाउड पॉलिसी देख लें, स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से भी एक पॉलिसी बन रही है। सो उसको भी अगर आप देखेंगे, एंड आई विल टॉक मोर अबाउट इट, कि हमने किस तरीके से विदाउट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट पॉलिसी बनाएंगे। नहीं, चैलेंजेस बेतहाशा चैलेंजेस। पहली तो ये चीज़ है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टअप ना, तो स्टार्टअप का जो कनेक्शन बन रहा होता है वो बहुत से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ बन रहा होता है। देखो, हर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने अपने रेगुलेशंस हैं, उनके रूल्स हैं, जिनमें कहीं पे आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, कहीं पे एक्ट में चेंज करने की ज़रूरत होगी, विच इज़ अ वेरी कम्बरसम थिंग। हमने कुछ अर्सा पहले एक स्टडी करवाई आर्थर डी लिटल से, और उसके अंदर हमने बेतहाशा रिकमेंडेशंस इन रेगुलेटर्स के साथ शेयर किए हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान में स्टार्टअप की डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज्ड ही नहीं है। ठीक है। स्टेट बैंक की कोई और डेफिनेशन है, एफबीआर की कुछ और डेफिनेशन है, एसीसीपी की कुछ और डेफिनेशन है, और हमारे नज़दीक डेफिनेशन कुछ और है। वो अनफॉर्चुनेटली साइलोज की वजह से सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं। सो व्हाट वी डिड, और हमने स्टडी में भी ये किया कि हमने कहा कि प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, ये प्रॉब्लम किस तरीके से एड्रेस हुए हो, यानी बेंचमार्क क्या है, हमारी कौन से रूल्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, उससे इम्पैक्ट क्या होगा। सो वी गेव 54 रिकमेंडेशंस। उसमें रिकमेंडेशंस थी टू द स्टेट बैंक। फॉर एग्जांपल, उनका एफई मैनुअल है, तो अगर आपने शेयर स्वैप करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है, रिपैट्रिएशन करनी है,
क्योंकि जाहिर बात है आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं तो प्रॉफिट्स बाहर भी लेके जाएंगे आप, जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके चैलेंजेस थे कैसे ईज प्रोवाइड करनी है। सो एट अगर आप इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में की एलिमेंट्स देखेंगे तो एक इन्वेस्टर एक स्टार्टअप है, ये दो मेजर हैं। तो अगर आपने सिर्फ स्टार्टअप को ही बेनिफिट्स नहीं देने, आपने इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट देने हैं ताकि लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करें। देखो अभी अगर आप देखें स्टेट बैंक के SCCP को हमने रिकमेंडेशंस भी भेजी हैं, हमने स्टॉक एक्सचेंज को रिकमेंडेशंस भेजी हैं, हमने IPO को रिकमेंडेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंडेशंस भेजी हैं, हमने FBR को रिकमेंडेशंस भेजी हैं। ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने रिकमेंडेशंस भेजी। SCCP ने बहुत सी रिकमेंडेशंस के ऊपर एक्शन लेकर उनको इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने डेफिनेशन वो वाली कर दी जो वाली हमने उनको रिकमेंड की थी। वेटिंग के रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर अपना काम करे। रिसेंटली मिनिस्टर IT एंड टेलीकॉम ने अभी रिसेंटली तमाम ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लिख कर भेजा कि आप हमें अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताएं कि जो आपकी इस पर चल रही है, और वो सपोर्ट बताएं जो कि आप स्टार्टअप्स को दे रहे हैं, और हम एक जो रिकमेंडेशंस हमें आई हैं उनको यूज़ करते हुए एक पॉलिसी फाइनलाइज करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की। इसमें एक और जो अच्छी चीज़ है कि रिसेंटली टेलीनॉर, STZA, I2I और इग्नाइट ने मिलकर इन्हीं पॉलिसी रिकमेंडेशंस के ऊपर रिसेंटली दोबारा काम किया, तो वहाँ से भी हमारे पास बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर पे मुश्तमिल ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं की तरफ से रिकमेंडेशंस आ रही हैं, उनको हम क्लब कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो कि फैसिलिटेटिव पॉलिसी है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड और वो हमें expected है कि by the end of this year we'll be able to push it to the cabinet for the approval. सर, आप क्लाउड पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, क्लाउड पॉलिसी देखें, क्लाउड पॉलिसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है एडॉप्शन। तो अब अगर आप पॉलिसी का नाम देखें तो क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी। सो यूजुअली होता ये है कि सरकार के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूट चाहिए तो अपना एक छोटा सा डेटा सेंटर लगा। सही है, एग्जैक्टली। बाद में उसकी सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं, उसको अपस्केल करने के चैलेंजेस होते हैं, उसको 3 साल बाद इक्विपमेंट ऑब्सोलीट होना है, तब नए खरीदने के चैलेंजेस होते हैं। सो वी वांटेड टू डिस्करेज दैट, नंबर 1। प्लस पाकिस्तान के अंदर भी चाह रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो। हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्लाउड सर्विसेज कंप्यूटर आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो। अभी अगर आप देखेंगे तो PTCL का क्लाउड मौजूद है, जाज का है, गरज, उसके अलावा 2-3 और बड़े क्लाउड्स हैं, साइबरनेट का एक क्लाउड सर्विसेज मौजूद है। बट प्राइमरीली अगर आप देखेंगे ना तो ये लोग सर्विसेज जो दे रहे हैं वो IaaS यानी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की दे रहे हैं। बहुत कम है जो कि PaaS या SaaS दे रहे हैं। सो इफ़ यू वांट कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्लाउड सर्विसेज आएँ तो हमें इस पॉलिसी की ज़रूरत है, उनको हम फैसिलिटेट करें। और इस पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा लिमिट किया है और हमने उनसे कहा है कि आपने यहाँ पर पहले क्लाउड की तरफ जाना है, अगर वो प्रोविज़न आपको नहीं मिलती है तो तब आप अपने डेटा सेंटर्स बनाएं। उसके फिर नतीजे में ये हुआ कि क्लाउड ऑफिस तश्कील दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ IT उसको अब लीड कर रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि उसके रूल्स भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए, उसका ऑफिस भी सेट कर लिया और प्रोविंसेस ने भी उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी अक्सर औकात जब किसी न किसी यंग बच्चों को देखती हूँ बैचलर्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आई ऑलवेज कम अप विद दीज थिंग्स कि जब हम उस फेज़ में थे तो वी वर स्ट्रगलिंग ऑन आवर ओन एंड थिंकिंग डिफरेंट थिंग्स। सो हाउ डू यू थिंक कि अब हमें जो कल्चर प्रमोट करना है, जो हम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड स्टार्टअप माइंडसेट्स के लिए, तो what is something that you think is required even in our curriculum, our practices, skill development क्या होनी चाहिए कि वो जो सिर्फ एक डिग्री कल्चर ना रह जाए कि बस हमने एक ठप्पा लगवा लिया, डिग्री हो गई, that's it. Because
इंटरनेशनली ग्लोबली लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया हुआ है और एआई के आने के बाद तो वैसे ही सारा जो रिक्वायरमेंट्स ही ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज हो गई है एंड दिस इज गोइंग टू इवन चेंज फर्दर इन द कमिंग 5 to 10 years. So what do you think the academia also needs to come on board when it comes to promoting and pushing the startups? अच्छा, आपने नोटिस किया होगा जब हम भी जिस एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं, सो मेमोराइजेशन जो था ना वो एक की चीज़ थी, रट्टूत होते थे। रट्टूत होते थे। मतलब अगर आप देखें अब एआई के आने के बाद से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई मेमोराइज करें। ये रिमेंबर के एक ज़माने में हम लोग टेलीफोन नंबर्स याद होते थे लोगों के, अब तो 1-2 नंबर्स भी याद हो तो अब आप नहीं याद करते बिकॉज फोन इज हेल्पिंग यू फॉर दैट। तो हम लोग चेंज हो गए। तो हमारे बच्चे जो हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि उनको एआई के डिफरेंट जीपीटीज ने इतनी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, दे डोंट नीड टू काइंड ऑफ मेमोराइज थिंग्स बिकॉज डेटा आपके पास बहुत सा अवेलेबल है, बहुत से सोर्सेज हैं। बिल्कुल। सो आपने करना क्या है, आपने उनको स्किल्स सिखाना है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है आपने। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूल्स हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आज भी मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा चलती है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, हाँ स्कूल्स भी बहुत से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग अपने जितनी भी यंग लॉट है उसको तैयार कर रहे होते हैं नौकरियों के लिए। देखो बहुत कम ऐसे मैंने स्कूल्स देखे हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करने के हवाले से किसी किस्म का कोई काम हो रहा है। जब तक आप यंग एज में बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करने के हवाले से नहीं एंगेज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं देंगे, वो लोग इसी तरीके से उनको पता है मेमोराइजेशन करनी है, नंबर अच्छे लेने हैं और नौकरी करनी है एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक कि वी शुड कम अप विद अ वे जिसमें हम लोग ज़्यादा काम ये कर सकें कि बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दिलाकर या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उनके बिल्ड करके रोज़गार देने वाला बनाएं। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इग्नाइट के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप पूरी वैल्यू चेन देखें ना, तो फॉर अस द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारा गोल क्या, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास सब यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या अवेलेबल है। हमारा गोल है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, और हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज़ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल। अब इंडिविजुअल को मल्टीपल रास्ते हैं जहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं। सो एक रास्ता है कि आप उसको स्किल दें, और जब उसके पास स्किल आ गया सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उसको किसी तरीके से स्किल प्रोवाइड करना है। जब आपने उसको स्किल दे दिया, द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसको या नौकरी पे लगाएंगे किसी काम पे, या आप उसको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, स्टार्टअप की तरफ लेके जाएंगे। स्किल देने के लिए इग्नाइट का डिजी स्किल्स प्रोग्राम है जो कि 4.7 मिलियन रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर हो चुकी हुई हैं। वी आल्सो कमिंग अप विद अ कोड फॉर एआई प्रोग्राम। गेमिंग एंड एनिमेशन में हम 6 डिफरेंट डोमेन्स में लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसमें यूनिटी, अनरियल, 3D मॉडलिंग, प्री पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर लोगों को ट्रेन करेंगे। सिमिलरली हम सेमीकंडक्टर के ऊपर इस वक्त हमारे एक बैच जो है वो रेडी हो रहा है। एंड द गुड थिंग इज कि हमारी 100% डिमांड हमारे पास मौजूद थी सऊदी से। अच्छा। और ये बच्चे जो ही तैयार होंगे इन सबकी नौकरियां ऑलरेडी पहले से ज़बरदस्त। एंड सिमिलरली हम एक SAP का भी एक प्रोग्राम सर्टिफिकेशन का लॉन्च कर रहे हैं जिसमें विल बी ट्रेनिंग पीपल, एंड अगेन ऑल ऑफ दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम हुकूमत पाकिस्तान क्या कह रही है कि यूथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल। क्योंकि यही एहसास है हुकूमत पाकिस्तान का, और अगर ये स्किलफुल हो गए तो यही कमा के लाएंगे मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। सो स्ट्रीम के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रीम है कि आपने एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो हम हैचरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर हमारा NIC प्रोग्राम आता है। अभी ये मैं आपको पूरी वैल्यू चेन बता रहा हूँ कि आपने इंडिविजुअल पकड़ा, उसके आइडिया को हैचरी में लेकर आए, हैचरी से आप उसको NICs में लेकर आए, NIC के बाद उसको आप एक्सेलरेशन प्रोग्राम में लेकर आए, एक्सेलरेशन प्रोग्राम के बाद आप उसको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के हवाले से, आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करके, एंड देन दे आर ओपन टू गो इनटू द मार्केट। तो अगर आप देखें तो हर स्टेप के ऊपर गवर्नमेंट उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, देखो, और फंडिंग दे रही है, इन्वेस्टर कनेक्शंस कर रही है, ऑन टॉप
दो ऐसी चीज़ें हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा ब्रिज स्टार्ट प्रोग्राम है, आप एक स्टार्टअप हैं, आपने कहा यार यूएस के अंदर प्लग इन प्ले में एक कोहॉर्ट इंडक्ट हो रहा है और मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ, पैसे नहीं है जाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पैसे देगी कि आप जाएं, वाह, आप उस एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बने, उस इन्वेस्टर नेटवर्क का बाहर हिस्सा बने, ताकि आपका बिजनेस फ्लरिश हो। आपका बिजनेस फ्लरिश होगा तो पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिलेगा, ट्रू, आप पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे, मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, सो ये प्रोग्राम ऑलरेडी इस वक्त अप एंड रनिंग है। दूसरा, हम तकरीबन 15 to 18 डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर इंटरनेशनली स्टार्टअप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, 100% फंडिंग करके। एंड द आइडिया इज़ कि इनके बिजनेस स्केल हो। अभी हमारे स्टार्टअप्स का जो माइंडसेट है ना, वो लोकल है बहुत से स्टार्टअप्स का। तो जब आपका माइंडसेट ग्लोबल होगा ना, तो तब आपकी वैल्यूएशंस भी बढ़ेंगी, आपका माइंडसेट भी ओपन होगा। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे स्टार्टअप्स जो बाहर से होकर आए, डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम से या एंगेजमेंट करने के बाद, दे आर टोटली डिफरेंट देन द स्टार्टअप्स जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। ट्रू, और उसकी रीज़न ये है कि उनके माइंड्स ओपन हो गए, उनके कनेक्शंस फर्दर एस्टैब्लिश हुए। और बहुत से स्टार्टअप्स जिनको हम इवेंट्स पे लेके जाते हैं, वो जब वापस आते हैं तो 6 months 1 year के अंदर उनको फंडिंग उनको मिल जाती है, या उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उनकी रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या करने की ज़रूरत है, हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है, एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। इग्नाइट एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, वी कॉल इट बीम, ठीक है, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशनल माइंड्स। उसमें हम बेसिकली कर ही यही रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर और साथ में हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करने के ऊपर क्लास 5 से लेकर, वी यूज्ड टू कॉल इट K-12, बट क्लास 5 ऑनवर्ड हम लोग 12th तक बच्चों के अंदर ये चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस भी एक चीज़ होती है, आप उसके ऊपर भी फोकस करें। मेरी रिकमेंडेशन होगी सर, अगर इसके अंदर आप फाइनेंशियल लिटरेसी भी अगर ऐड कर दें, बिकॉज kids, even adults don't know in Pakistan what exactly is financial literacy, what are the means to, you know, do savings, what are the opportunities to do savings. हमें तो बस ये पता होता है पैसे आ रहे हैं, अगर अच्छे पैसे हैं तो प्रॉपर्टी में लगा दो, गोल्ड में लगा दो, स्टॉक मार्केट पे अगेन ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो यू नो फाइनेंशियल लिटरेसी को भी अगर इसका पार्ट बनाया जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। I mean, the sky is the limit. So somebody was telling us कि STEM या STEAM को इसका पार्ट बना दें। सो अगर आप देखें ना, बच्चों को एक उनके रेगुलर कोर्स वर्क चल रहा है, उसके अंदर आपने ये चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो एक लिमिट तक कर सकते बिल्कुल ट्रू। हैं। सो हम इतना सटल वे में करना चाह रहे हैं दैट उनके माइंड्स पे बिल्ड हो जाए एंड एट द सेम टाइम ये चीज़ें, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि इस चीज़ को भी इसके इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। एंड आई थिंक कि देयर आर लॉट ऑफ द प्रोग्राम जो कि इग्नाइट में चल रहे हैं, जैसे सिविक इनोवेशन टेक्नोलॉजी लैब का है, बिल्कुल, के अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ये काम बहुत आराम से किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली वो जब उसके करिकुलम्स और सारी चीज़ें डिवाइस होंगी तो दिस कैन बी मेड पार्ट। डेफिनेटली सर, द लास्ट एंड कंक्लूडिंग क्वेश्चन, आपने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की अबाउट स्टार्टअप्स और हाउ स्टार्टअप्स कैन फ्लरिश। नाउ टू कंक्लूड, इन योर व्यू, आपने पूरा साइकिल बताया, हाउ वुड यू डिफाइन द सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप? व्हाट वुड बी द मेट्रिक्स, वेदर इट वुड बी कितनी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने जनरेट की, व्हाट के कितनी जॉब्स उन्होंने बनाई, हाउ डू यू डिफाइन व्हाट आर द मेट्रिक्स एग्जैक्टली फॉर यू नो स्टार्टअप्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, स्टार्टअप्स की सक्सेस को मेजर करने के लिए? देखिए, there are a lot of things which they need to, so मैंने जैसे एक चीज़ बताई कि अगर आपने सक्सेस के ऊपर फोकस करना है, या हम सक्सेस डिफाइन करें, तो एक लोकल हमारा बैरोमीटर है, एक इंटरनेशनल है। तो एनी स्टार्टअप जो कि रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर मूव कर गया हुआ है ना, वी कॉल देम सक्सेस।
ये ग्लोबली किया जाता है। या एक और चीज़ कही जाती है कि जो स्टार्टअप 2 साल तक अपने आप को ज़िंदा रख पाया है ना, वो सक्सेसफुल स्टार्टअप है। बिल्कुल। लेकिन दोनों डेफिनेशंस में अगर आप एक चीज़ देखें, 2 साल तक वही स्टार्टअप अपने आप को ज़िंदा रख पाएगा जिसको कहीं ना कहीं से कोई पैसे बनना स्टार्ट हो गया। सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टार्टअप्स जो कि डिफरेंट NICs के अंदर भी हैं या नॉन NIC स्टार्टअप्स भी हैं, प्रोविंशियल भी बहुत से प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, उनके अंदर भी स्टार्टअप्स मौजूद हैं, कि माइंडसेट शुड बी ग्लोबल। और प्लस एक और चीज़ है कि यू नीड टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। ग्लोबल माइंडसेट प्लस टेक्नोलॉजी, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे तो यू हैव अ बेटर चांस ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। मैं कुछ इवेंट्स अभी रिसेंटली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैं अटेंड किए, चाहे वो लंदन टेक था या जाइटेक्स था। व्हेन आई वाज मूविंग अराउंड ना, मैं बल्कि एक पॉड था, आई वाज सिटिंग ऑन दैट पवेलियन उसमें, आई वाज लुकिंग अराउंड, हर कंपनी जो वहाँ पे बैठी हुई थी उसके नाम के साथ या .ai लगा हुआ था या वो AI का कोई प्रोडक्ट आ रहा था। सो इट गेव मी एन इम्प्रेशन के पूरी दुनिया को ये रियलाइजेशन है कि AI इज़ अ थिंग जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों वी वर टॉकिंग, सिटिंग with our minister as well, and there were some other people sitting. So we were talking about Allama Iqbal. So there is AI rapper जो कि एक बनाया गया, जो कि Allama Iqbal basically आप उनके साथ बात कर सकता है। So these are the things कि AI can do wonders, आप वो करें, लेकिन आपका जो माइंडसेट बेसिकली होना चाहिए वो स्केल करने के हवाले से होना चाहिए, ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ लोकल, और फिर लोकल में भी आप सम टाइम में देखता हूँ अक्सर स्टार्टअप सिर्फ एक सिटी तक फोकस होता है। बिल्कुल। तो जब आपका ग्लोबल माइंडसेट होगा, आपके सक्सेस के रेशियोज, आपके सक्सेस का रेट इज गोइंग टू बी रियली हाई। सो आई थिंक दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लव टू सजेस्ट। और दूसरा ये है कि all of the startups, they should be hustlers. If you are not going to keep yourself hungry, आप success नहीं ले सकते। So I think you need to hustle a lot. You need to make a lot of connections, attend a lot of events. अगर आप ये collaboration hubs या NICs को देखें, every day there is an event. आप चाहे NIC का हिस्सा हैं या नहीं हैं, be part of it, you will get the leads. So हसल करना ज़रूरी है, ग्लोबल माइंडसेट ज़रूरी है, emerging टेक्नोलॉजीज़ को embrace करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, रियली आई ओपनिंग टू हैव दिस डिस्कशन विद यू। मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड नहीं पता था, सो आई गॉट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। आज के एपिसोड को हम यहीं कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में यही कहेंगे कि पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम फ्लरिश कर रहा है, और जिस तरह बिलाल साहब ने हमें बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने पूरा पाथवे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना स्टार्टअप कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं कि आप ग्लोबल मार्केट तक जा सकें। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन भी अगर हो तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा अगला आने वाला एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन आ सके। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।